हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 में आप सबका वेलकम है। आपका सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग जैसे आपको टर्म से क्लियर होगा, कॉरपोरेट मीन्स कंपनी, अकाउंटिंग मीन्स जो हम किसी भी बिजनेस के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। तो कंपनी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, वो हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग में। और कॉरपोरेट अकाउंटिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 जो है ओरिजिनली बनाया गया था, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस होते गए, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती गई, अमेंडमेंट्स होती गई। तो अमेंडमेंट्स होने के बाद अब जो फाइनली हम एक्ट को फॉलो करते हैं दैट इज आर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमें कंडीशंस बताई हैं, रूल्स बताए हैं, लॉ बताए हैं, उन लॉज को फॉलो करते हुए हमें कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर अपनी कंपनी के अकाउंट्स को या उसकी बुक्स को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपकी स्लाइड के राइट हैंड साइड पर ये जो दिया है, ये आपकी बुक का कवर पेज है। बुक है आपकी कॉरपोरेट अकाउंटिंग, वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस की तरफ से, और ये राइटर्स के नेम है एंड दिस इज फॉर योर सेमेस्टर थर्ड। अब हम बात करते हैं अपने कॉरपोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में देखिए क्या है: अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, issue, forfeiture and reissue of forfeited shares, book building concept and process, issue of right and bonus shares, buyback of shares, redemption of preference shares, issue and redemption of debentures। देखिए, किसी भी बिजनेस की जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है या बैकबोन होती है दैट इज द कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? कैपिटल, जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं। और कंपनी के अंदर जो कैपिटल का फॉर्म है वो किस फॉर्म में होता है? शेयर्स की फॉर्म में और डिबेंचर्स की फॉर्म में। ठीक है, सो शेयर इज अ काइंड ऑफ अ ओन्ड कैपिटल एंड डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ डेट कैपिटल। ठीक है, तो जो ओन्ड कैपिटल मीन्स ऑनर्स कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट शेयर्स के साथ किया जाएगा। एंड डिबेंचर्स इज अ फॉर्म ऑफ डेट कैपिटल। तो जो डेट कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है वैसा ही ट्रीटमेंट डिबेंचर्स के लिए किया जाएगा। तो शेयर्स को कैसे इश्यू करना है? फोरफिट करना है। फोरफीचर मीन्स कि शेयर्स के ऊपर कंपनी जब अमाउंट को कॉल करती है और कोई शेयर होल्डर उस अमाउंट को पे नहीं करता तो उसको फोरफिट कर लिया जाता है। तो वो फोरफीचर कैसे होगा? फिर फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कैसे किया जाएगा? बुक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स को कैसे इशू किया जाता है? और फिर शेयर्स को कैसे रिडीम किया जाता है? डिबेंचर्स को कैसे रिडीम किया जाता है? रिडम्पशन का यहाँ पर मतलब है, जैसे शेयर्स को इशू करते हैं तो शेयर होल्डर को शेयर्स मिलते हैं और शेयर होल्डर कंपनी को उसके बदले में अमाउंट पे करता है जिसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी उस पैसे को वापस करती है, वापस शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है रिडम्पशन। ठीक है, तो रिडम्पशन कैसे होगा ये सारा आपको इस अपने सेमेस्टर में पढ़ना है। देन कम्स द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट्स बनाने, क्योंकि फाइनल अकाउंट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो कंपनी में फाइनल अकाउंट्स भी बनाए जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स जो है वो किस बेस पे बनाने हैं? हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में जो हमें फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट बताए हैं, प्रोफॉर्मा बताए हैं बैलेंस शीट का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, उसे फॉलो करते हुए हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट कम्स द एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। एमलगमेशन भी कंपनीज का एक टाइप है कि कंपनीज मिल के काम करती हैं तो उसमें एमलगमेट हो जाती हैं। कि एमलगमेशन भी कई तरीके का हो सकता है, मर्जर हो सकता है, टेक ओवर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये एमलगमेशन होगा उसमें कंपनी ने अपने कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है ये भी हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। देन इज द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कि कंपनी में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। कंपनी
जो है बहुत टाइम से चली आ रही है, लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत सारी सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी को भी अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उन चेंजेस को कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जा रहा है, कंपनी कैसे उसको परफॉर्म करती है, ये भी हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कंटेंट। ये हमारा वो सिलेबस था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी बुक में क्या कंटेंट रहेगा, कितने चैप्टर्स रहेंगे। देयर आर 7 चैप्टर्स इन योर बुक, मीन्स इन सेमेस्टर 3 यू विल हैव ओनली 7 चैप्टर्स। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आपकी बुक में नहीं है इस बार, लेकिन चैप्टर्स थोड़े से लेंथी हैं। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेकर करेंगे, तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज द इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए फर्स्ट 4 चैप्टर्स तो हमारे बहुत ही इजी हैं कि शेयर्स को कैसे इशू किया जाना है, फिर उन शेयर्स को हम रिडीम कैसे करेंगे, फिर डिबेंचर्स को कैसे इशू करना है, फिर डिबेंचर्स का रिडम्पशन कैसे है। शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में आपने ज़रूर अपने 12th में, +2 में भी पढ़ा होगा। +2 का जो आपका अकाउंट्स है उसमें आपने शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में काफ़ी हद तक आप पढ़ चुके हैं, आपको नॉलेज होगी, लेकिन उसको थोड़ा सा और एक्सटेंडेड और ज़्यादा एक्सप्लेन करके जो है आपका बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट में रखा गया है, जिससे कि आपका बेस जो है वो और क्लियर होता है शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, कंपनी के बारे में, और आप उसको और डिटेल्ड तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आता है दैट इज द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, फिर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो ये जितना भी सिलेबस है, जो भी कंटेंट है, ये सारा कंटेंट किस पर बेस्ड है, इंडियन कंपनीज एक्ट पर। तो एक्ट में जो भी चीज़ें हमें बताई हैं, लॉ ने जैसा भी बताया है, हमें उसे एज इट इज़ फॉलो करना होता है। हम अपने तरीके से उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बहुत ही ध्यान से इन अकाउंट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, और अपनी तरफ से कुछ उसमें हम नहीं कर सकते। तो जैसा हमें बताया गया है वैसा ही हमें इसमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है कोर्स आउटकम, कि क्या जो हम ये सिलेबस अपना पढ़ते हैं उसमें क्या होगा, आप किस बारे में समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को कैसे इशू किया जा रहा है, कैसे उसका फॉरफीचर किया जाता है। फिर उसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि प्रैक्टिकली हम अपने अकाउंट्स में इसको किस प्रकार से शो करते हैं वो किया जाएगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कि जो भी हमने शेयर्स को फॉरफिट किया है उनको री इशू कैसे करना है। फिर उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहले कॉन्सेप्ट देन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देन स्टूडेंट्स विल गेट नॉलेज अबाउट द राइट शेयर्स। यहाँ पर ये आपका थियरी पोर्शन आ जाता है कि राइट शेयर्स कौन से होते हैं, ESOP क्या होता है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, बुक बिल्डिंग एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, ये शेयर से रिलेटेड है। ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होगी। देन नॉलेज अबाउट हाउ टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, कि प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे रिडीम करना है या क्यों किया जाता है, कौन से शेयर्स को रिडीम किया जाता है, कौन से डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके हम अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मीन्स इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, देन उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझना है। देन नॉलेज अबाउट द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कि कंपनी में बोनस शेयर्स क्या होते हैं, वो कैसे इशू किए जाते हैं, किसे किए जाते हैं, किस मेथड से किए जाते हैं, कहाँ से अमाउंट लेकर बोनस शेयर्स को इशू किया जाएगा। तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके बाद आएगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देन मीनिंग ऑफ डिबेंचर एंड इट्स टाइप, की डिबेंचर्स क्या होते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, जैसे कंपनी के अंदर 2 मेन एलिमेंट हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर।
तो डिबेंचर्स क्या है, डिफरेंट टाइप के कौन से डिबेंचर्स अवेलेबल होते हैं। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, की कंपनी कई बार अपने डिबेंचर्स को एज कोलैटरल सिक्योरिटी भी इशू करती है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है और कैसे उसके बदले में डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, ये भी हम अपने सब्जेक्ट्स इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। देन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि अगर कंपनी में डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो उसको कैसे राइट ऑफ किया जाना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देन टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज एंड द मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगेन ये डिबेंचर्स को इशू किया गया, फिर डिबेंचर्स को रिडीम किया गया। अब डिबेंचर्स को रिडीम करना है, डिबेंचर्स को रिडीम करने के सोर्सेज कहाँ हैं, क्या होंगे, कि कहाँ से पैसा लेके इनको डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा, मीन्स सोर्सेज। और मेथड्स, कौन कौन से मेथड को हम अडॉप्ट करके डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको अंडरस्टैंड करना। Then to give the knowledge about the amalgamation, absorption, reconstruction of the company, ये भी कंपनी में डिफरेंट टाइप की कुछ कॉन्सेप्ट है, एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर। ठीक है, तो इसके बारे में इन टर्म्स को पढ़ना, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास दोनों ही आते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी होता है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, लेकिन मेनली जो आपके पास चैप्टर है वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो, कि उसका अकाउंट जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो क्या रहेगा, कैसे आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यू विल कम टू नो। Then to give knowledge about the financial accounts of the company and the adjustment regarding it। तो कंपनी में जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, वो कौन से हैं, ठीक है, उसमें कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसका पूरा नॉलेज भी आपको इस सब्जेक्ट में मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अ फन, अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और बहुत ही सिंपल है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये रखना है कि जब आपका चैप्टर, आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो, अगर आप शुरू से ही इसको अपने सब्जेक्ट को ट्रैक पे रखेंगे तो आई प्रॉमिस कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो ये है आपके सब्जेक्ट्स के आउटकम के बारे में, कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनी के बारे में ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आपने जैसे फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका सिंपल अकाउंटिंग था, कि अगर सोल ट्रेडरशिप है, मीन्स अगर एक ही सिंगल ऑनर है, वो बिजनेस कैसे चलाता है, कैसे कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कैसे उसने प्रॉफिट, उस अकेला प्रॉफिट को ही लेता है, या अगर लॉस होता है तो वो अकेला ही उसको बियर करता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसको कैपिटल की प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद उसके पास क्या ऑप्शन होता है, उसके पास ऑप्शन है कि वो सोल ट्रेडरशिप से पार्टनरशिप में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब शिफ्ट हो सकता है, पार्टनरशिप अडॉप्ट कर सकता है। पार्टनरशिप अडॉप्ट कैसे करेगा, पार्टनरशिप क्या होता है वो भी आपने अपना फर्स्ट ईयर में किया, कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर पार्टनरशिप। वहाँ पर पार्टनरशिप डीड होती है, तो वहाँ पे कैसे पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट करना है, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर एक नया पार्टनर आता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अगर पुराना पार्टनर कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है, उस टाइम पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसका डिसोल्यूशन कैसे होगा। तो ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। लेकिन एक और हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आ सकती है, कि ये था यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम स्केल पे है, थोड़े छोटे स्केल पे है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जहाँ पर बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम सोल ट्रेडरशिप यानी कि सिंगल ऑनर उसको बियर नहीं कर सकता, इतना रिस्क वो नहीं उठा सकता। और जहाँ पर पार्टनरशिप भी है
वहाँ पे भी हमारे पास लिमिटेड पार्टनर हैं, वो भी उतने बड़े रिस्क को बियर नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है कुछ बिजनेस में। तो वहाँ पर जो बिजनेस का फॉर्म आता है, वो जो बिजनेस का फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द कंपनी। तो ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि अगर बड़े स्केल पे बिजनेस करना है, लार्ज स्केल पे करना है, तो हम कंपनी को खोल सकते हैं, लेकिन कंपनी को बनाना, कंपनी कैसे, कंपनी का फॉर्मेशन क्या होगा, कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, कंपनी में हु विल बी द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का रेम्युनरेशन क्या होगा, ठीक है, तो कंपनी में फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे, उस सब के लिए हमें किसे फॉलो करना होता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब शेयर्स कंपनी इशू करती है, तो शेयर्स किसे इशू किए जाते हैं, पब्लिक को किए जाते हैं। तो पब्लिक को जब शेयर्स इशू किए गए, तो इट मीन्स कि यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और जहाँ पर पब्लिक पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वहाँ पर लॉ जो है वो उन्हें पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया गया है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, बट अर्लियर इट वाज 1956। क्लियर? तो इस फर्स्ट लेक्चर में अभी सिर्फ आपका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है कि आपका जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, इसमें आप क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।